हेलो डियर्स, वेलकम टू द चैनल केमिस्ट्री सखा। मैं केमिस्ट्री एक्सपर्ट मनोज शर्मा। पी ब्लॉक पढ़ रहे हैं हम लोग। फिर से पुरानी बात बता दें, जो आज का लेक्चर है वो 16th ग्रुप के कंपाउंड्स का है। मतलब आज के लेक्चर में हम लोग ओजोन स्टार्ट करेंगे। हाँ, जो फिर से बताने वाली बात चल रही थी वो ये थी कि पी ब्लॉक के ज़्यादातर जो कॉन्सेप्चुअल पार्ट है वो मैंने आपको पी ब्लॉक में ही शुरुआत में 7-8 लेक्चर्स दिए हैं जनरल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के, वहाँ पर पढ़ा दिया है। तो अगर आप जनरल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपने नहीं पढ़ी है तो यहाँ कुछ भी समझ में नहीं आएगा। तो पहले आप पी ब्लॉक को समझने के लिए जनरल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को पढ़ेंगे और उसके बाद आप ग्रुप स्टडी को कंटिन्यू करेंगे। तो ग्रुप स्टडी में हम लोग 15th ग्रुप ख़त्म कर चुके हैं। 16th ग्रुप के भी 2 लेक्चर्स आपको दिए हैं। एक लेक्चर था 45 मिनट्स का लगभग, जिसमें हम लोगों ने 16th ग्रुप की सभी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ पढ़ी थी। और सेकेंड लेक्चर था छोटा सा 20-22 मिनट का था, जिसमें हम लोगों ने डाई ऑक्सीजन या ऑक्सीजन गैस के बारे में जो भी हमारे कोर्स में है वो पढ़ लिया था। उसी में हमने आपको बता दिया था कि एक टॉपिक बनता है जिसका नाम होता है ऑक्साइड्स। सभी टाइप के ऑक्साइड्स, सभी टाइप का जो क्लासिफिकेशन है वो सब पढ़ना होता है ऑक्सीजन के बाद, O2 के बाद वो पढ़ना होता है। बट उसका लेक्चर आपको GIC में ही दिया जा चुका है, तो आपसे कहा गया था कि GIC में उसको पढ़ लें। तो बेटा आज स्टार्ट करेंगे हम लोग ओजोन। ओजोन टॉपिक में थोड़ा बहुत समझने के लिए ज़्यादा होता है और कुछ थोड़ा याद करने के लिए भी ज़्यादा होता है। एज कंपेयर टू O2 ये टॉपिक ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। सो लेट्स स्टार्ट ओजोन। देखिए बेटा, ये यहाँ हेडिंग डाली है हमने ओजोन। तो ओजोन मॉलिक्यूलर फार्मूला O3 होता है। टाइम सेव करने के लिए आपका ही टाइम सेव होता है, तो थोड़ा हम पहले से यहाँ पर लिख लिया है। ये ऑक्सीजन की एलोट्रॉपिक फॉर्म होती है। ऑफ कोर्स ऑक्सीजन की एलोट्रॉपिक फॉर्म है जो कि ट्राई एटॉमिक है। जैसे जो ऑक्सीजन गैस होती है वो डाई एटॉमिक है। ऑक्सीजन की एलोट्रॉपिक फॉर्म्स 2 होती हैं, एक डाई एटॉमिक फॉर्म O2 और एक होती है ट्राई एटॉमिक फॉर्म, दैट इज कॉल्ड ओजोन। तो ये लिखा हुआ है, ये एलोट्रॉपिक फॉर्म है। हाँ, ओजोन गैस जो होती है वो बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होती है, अनस्टेबल होती है, टूट जाती है O2 + O में। तो सी लेवल पे, मतलब जहाँ हम रहते हैं या कुछ और ऊंचाई तक, छत ले लो, छत से थोड़ा और ऊपर ले लो, 10 मंजिल 20 मंजिल ले लो, वहाँ तक ये स्टेबल नहीं होती है। कहाँ स्टेबल होती है और कहाँ बनती है? सी लेवल से लगभग 20 किलोमीटर ऊपर, 20 किलोमीटर ऊपर पे 20 किलोमीटर्स ऊपर ये ओजोन बनती है। कैसे बनती है? O2 पर। O2 पर अल्ट्रावायलेट लाइट जब पड़ती है तो रिएक्शन होती है, O2 का मॉलिक्यूल टूटता है O + O और फिर वो O2 से कंबाइन करता है और क्या बनाता है? O3। इन शॉर्ट अगर हमें रिएक्शन लिखनी पड़े तो 3O2 अल्ट्रावायलेट लाइट है, 2O3। तो इस तरीके से बनती है। यहां लिखा हुआ है इट इज फॉर्म्ड इन एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर पूरा ही लिखिएगा आप। एट अ हाइट ऑफ अबाउट 20 किलोमीटर फ्रॉम एटमॉस्फेरिक O2। एटमॉस्फेरिक O2 से ही बनती है इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। ये आपको यहां पर लिखना होगा। अच्छा, ओजोन के बारे में एक खास बात होती है, जो अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस होती हैं वेवलेंथ 220 से 290 नैनोमीटर की, ये क्या करती है? ज्यादातर उस पार्ट को, अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस के पार्ट को, ये ऊपर तो है ही है, 20 किलोमीटर ऊपर है ओजोन, तो जो अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस आती हैं सन से, ये ओजोन गैस क्या करती है? उनके ज्यादातर पार्ट को ये एब्जॉर्ब कर लेती है। और जब एब्जॉर्ब कर लेगी तो हमारे पास तक, अर्थ तक, जहां हम रह रहे हैं, जहां पर लाइफ है, वहां तक अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस ज़्यादा पहुंच नहीं पाती हैं, बहुत कम पहुंच पाती हैं। अगर ये एब्जॉर्ब नहीं करती तो अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस बहुत ज़्यादा पहुंचती, और अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस हाई एनर्जी रेडिएशंस होती हैं, तो वो हमारे लिए बहुत हार्मफुल होती हैं। स्किन कैंसर या प्रेग्नेंट लेडीज़, जो बेबी होता है, एम्ब्रियो होता है, जो भी होता है, उसको बहुत हार्मफुल होता। तो ओजोन की एक जो लेयर बनी हुई है 20 किलोमीटर ऊपर पे, उसका बने रहना बहुत जरूरी है। जरूरी क्यों है? सो दैट हम लोग यूवी रेडिएशन से प्रोटेक्टेड रहें।
उसके लिए ओजोन की लेयर का बना रहना जरूरी है। कुछ चीजें ऐसी हैं जो ओजोन की लेयर को डिप्लीट करती हैं, उसको खत्म करती हैं, उसके बारे में भी हम पढ़ेंगे। उन केमिकल्स को जो ओजोन लेयर को डिप्लीट करते हैं उनको पोल्यूटेंट्स की कैटेगरी में रखा गया है। मतलब एटमॉस्फेयर में हमें उन्हें जाने से रोकना है, क्योंकि वो एक टाइप का पोल्यूशन ही कॉज करते हैं जो हमें नुकसान करता है। वो यूवी वो ओजोन को डिप्लीट करेंगे, ओजोन लेयर को डिप्लीट करेंगे। तो जब ओजोन लेयर नहीं होगी तो उससे क्या होगा, हमारे पास तक यूवी रेडिएशंस पहुंच जाएंगी। तो वो सब्सटेंसेस पोल्यूटेंट्स होते हैं। अगर हम यहाँ पर उनका नाम लें तो NO का नंबर जो होता है सबसे ऊपर आता है, जिसको हम नाइट्रिक ऑक्साइड कहते हैं, वो ओजोन लेयर को डिप्लीट करता है। NO के अलावा और कुछ फ्री रेडिकल्स हैं वो डिप्लीट करते हैं। क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, जिनको हम लोग फ्रियॉन्स भी कहते हैं, रेफ्रिजरेटर्स में यूज़ होता था, फ्रिज में यूज़ होता था, AC में यूज़ होता था इन गैसेस का। अब शायद अब नहीं होता है, अब दूसरी गैसेस का यूज़ होता है, तो वो ओजोन लेयर को डिप्लीट करते हैं। अलग से टॉपिक हम लोग उठाएंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर लिखा हुआ है इस लाइट को एब्जॉर्ब करती है, प्रोटेक्ट अर्थ फ्रॉम एन एक्सेसिव कंसंट्रेशन ऑफ यूवी रेडिएशंस। इसके बाद अब इसका मेथड ऑफ प्रिपरेशन, अगर हमें बनाना पड़े, ऑटोमेटिकली तो ऐसे सिंथेसाइज होती है, अगर हमें प्रिपेयर करना पड़े तो हम कैसे सिंथेसाइज करेंगे ओजोन को। तो लिखा है व्हेन अ स्लो ड्राई स्ट्रीम ऑफ ऑक्सीजन गैस इज पास्ड थ्रू अ साइलेंट इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज। बेटा जी, एक अपरेटस होता है, दैट अपरेटस इज कॉल्ड, दैट डिवाइस इज कॉल्ड ओजोनाइजर। उसको हम ओजोनाइजर कहते हैं। उस ओजोनाइजर में साइलेंट इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज होना चाहिए। साइलेंट इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज का मतलब यह है कि जो करंट है उसमें फ्लक्चुएशन नहीं होना चाहिए, करंट कांस्टेंट होनी चाहिए। जब हम वहां से O2 को पास कराते हैं तो जो प्रोडक्ट निकलता है, प्रोडक्ट में 90% O2 होती है और अब 10% क्या होता है, ओजोन होती है। तो प्योर O2 आपने दी थी और आपको मिला क्या, O2 प्लस O3। O3 कितनी मिल गई, 10%। तो जो प्रोडक्ट बनता है दैट प्रोडक्ट इज कॉल्ड, ओजोन नहीं कहते हैं उसको, ओजोनाइज्ड ऑक्सीजन। मतलब है तो ऑक्सीजन ही, क्योंकि 90% है, बस उसमें क्या हुआ, बट उसमें 10% ओजोन है, तो ओजोन बन तो गई ना। तो जो ओजोनाइजर्स होते हैं, दो ओजोनाइजर्स कॉमनली यूज किए जाते हैं। एक का नाम होता है, लिखा हुआ होगा सब यहाँ पे, ब्रॉडीज ओजोनाइजर, और दूसरा होता है साइमेंस ओजोनाइजर। इनको हम लोग यूज करते हैं जो ऑक्सीजन को कन्वर्ट कर देते हैं किसमें, ओजोन में। 10% कन्वर्जन हो गया। अगर हमें ओजोन की कंसंट्रेशन बढ़ानी है तो उसको, जो 10% ओजोनाइज्ड ऑक्सीजन है, फिर एक और ओजोनाइजर से पास कराएंगे, फिर ओजोनाइजर से पास कराएंगे, तो सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ ओजोनाइजर्स ले लेंगे। इस तरीके से क्या मिलेगा, ओजोन हाई कंसंट्रेशन में मिल जाएगी। देखिए ये सारी बातें यहां लिखी हुई हैं। व्हेन अ स्लो ड्राई स्ट्रीम ऑफ O2 इज पास्ड थ्रू अ साइलेंट इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज। साइलेंट इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज का मतलब यही है, करंट में फ्लक्चुएशन नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए बताते हैं आपको। अगर रिएक्शन ये एंडोथर्मिक होती है, एंडोथर्मिक होती है तो होगा क्या, जो हीट होती है वो ओजोन को डिकम्पोज कर देगी O2 में, और जो करंट में फ्लक्चुएशन होगी वो भी क्या करेगी, वो ओजोन को फिर से डिकम्पोज कर देगी O2 में। तो कोई फायदा नहीं होगा ओजोनाइजर में पास कराने का, क्योंकि जो ओजोन बनेगी वो फिर से डिकम्पोज हो जाएगी O2 में। तो इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज कैसा होना चाहिए, साइलेंट। O2 इज कन्वर्टेड टू O3। अगर हम आगे बढ़ें तो लिखा है प्रोडक्ट इज O2 विद 10% ओजोन, और इसको हम क्या कहते हैं, ओजोनाइज्ड ऑक्सीजन। ये रिएक्शन लिखी है, डेल्टा H पॉजिटिव है, और जो यहां पर एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन है 142 किलो जूल पर मोल ऑफ ओजोन है। इसके बाद देखो जो ओजोनाइजर्स यूज होते हैं, ब्रॉडीज ओजोनाइजर है, सीमेंस ओजोनाइजर है, इनका यूज होता है। फिर लिखा है टू ऑब्टेन कंसंट्रेशन मोर देन 10%, हमें क्या करना पड़ेगा, बैटरी ऑफ ओजोनाइजर्स इज रिक्वायर्ड। बैटरी किसे कहते हैं भाई, सेल्स जो होते हैं। अगर हम ओजोनाइजर को एक सेल मान लें तो जब सेल्स को हम कंबाइन कर देंगे, सीरीज कॉम्बिनेशन जो होता है दैट इज कॉल्ड बैटरी। तो हम क्या करेंगे, बैटरी की जरूरत पड़ेगी। इसके बाद फिर हम क्या, यहां पर है ओजोन की प्रॉपर्टीज पे आ गए हैं। जैसे ओजोन का स्ट्रक्चर सबसे पहले बात की जाए तो ओजोन में 3 ऑक्सीजन है। जब आप हाइब्रिडाइजेशन निकालोगे तो हमेशा जो हाइब्रिडाइजेशन निकल के आता है
वो सेंट्रल का निकल के आता है। तो सेंट्रल ऑक्सीजन का, ये सारी बातें आप अपने हिसाब से लिखते रहिएगा। यहां पर थोड़ा शॉर्ट में लिखा हुआ है, जैसे कि साइलेंट इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज का मतलब क्या था ये मैंने आपको बताया, या और कुछ चीजें यहां पर बताई थी कि जिनको आप डिटेल्ड में लिखें। स्ट्रक्चर जो होता है sp2 हाइब्रिड होता है, कौन सा? सेंट्रल ऑक्सीजन, ये बात मेंशन करिएगा। सेंट्रल ऑक्सीजन O, फिर उसके बाद O2, तभी तो O3 बना। बॉन्ड पेयर 2 हो जाएंगे, लोन पेयर 1, इस तरीके से ये बेसिकली कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है। जब कोऑर्डिनेट बॉन्ड को कोवेलेंट बॉन्ड के टर्म में रिप्रेजेंट करते हैं तो जिसकी तरफ से इलेक्ट्रॉन जाते हैं उस पर एक प्लस आता है और जिसकी तरफ को जाते हैं उस पर एक माइनस आता है। इसके ये 2 रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स होते हैं, यहां डबल बॉन्ड, यहां सिंगल प्लस माइनस, फिर यहां डबल कर दिया, यहां सिंगल, ये प्लस माइनस। ये इसका एंगुलर स्ट्रक्चर होता है ओजोन का। फिर यहां पर हमने ओजोन की फिजिकल प्रॉपर्टीज ली हैं, देखिएगा। जो प्योर ओजोन होती है वो तो पेल ब्लू गैस होती है, अगर इसको हम कंडेंस करके लिक्विड में कन्वर्ट करें तो डार्क ब्लू हो जाती है, और कंडेंस करके क्या करें, इसको अगर हम सॉलिड में ले जाएं तो वायलेट, ब्लैक नहीं लिखा यहां पे, वायलेट ब्लैक सॉलिड होता है। ये मतलब डार्क वायलेट होता है, ब्लैक की तरफ होता है, वायलेट ब्लैक सॉलिड ही लिखिएगा आप। ओजोन अगर कम क्वांटिटी में इनहेल कर लें तो हमें नुकसान नहीं करती है, स्मॉल कंसंट्रेशन इज हार्मलेस। लेकिन जब कंसंट्रेशन 100 ppm पार्ट्स पर मिलियन या इससे ऊपर पहुंचती है तो ब्रीदिंग अनकंफर्टेबल हो जाती है, जिससे हेडेक और नोजिया मतलब छींकें आना, नाक बहना, ये सब हो सकता है। इसके अलावा O2 आपने पढ़ा था कैसा होता है, पैरामैग्नेटिक, लेकिन जो ओजोन है वो डायामैग्नेटिक होता है। और केमिकल प्रॉपर्टीज को स्टार्ट किया है। केमिकल प्रॉपर्टीज कुछ ज्यादा तो नहीं है, पहली एक जो 2 ही मेन प्रॉपर्टीज हैं, 3 पढ़ लेंगे इनफैक्ट हम लोग। एक तो इसकी स्टेबिलिटी या डिकम्पोजिशन, दूसरा इसकी ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी, और तीसरा इसका डिप्लीशन। तो सबसे पहले अगर हम बात करें इसके डिकम्पोजिशन को, तो ये थर्मोडायनेमिकली अनस्टेबल है। 473 पे या कुछ कैटलिस्ट्स की प्रेजेंस में ये टूट जाता है O2 में। डेल्टा H यहाँ का नेगेटिव है, डेल्टा H नेगेटिव मतलब एक्सोथर्मिक, और एक्सोथर्मिक होना, रिएक्शन का एक्सोथर्मिक होना सपोर्ट करता है रिएक्शन होने को। डेल्टा S पॉजिटिव है और डेल्टा S का पॉजिटिव होना भी रिएक्शन होने को सपोर्ट करता है। तो जितना ज्यादा डेल्टा H नेगेटिव होगा और डेल्टा S पॉजिटिव होगा, डेल्टा G उतना ही ज्यादा नेगेटिव होगा, और अगर डेल्टा G नेगेटिव हुआ तो फिर वो रिएक्शंस तो होती हैं, उनको तो भगवान भी नहीं रोक सकते, वो तो चलनी ही चलनी है। तो यहां पर कैटलिस्ट जो ओजोन के डिकम्पोजिशन को बढ़ाते हैं वो है MnO2 है, प्लैटिनम है, या कॉपर का ऑक्साइड, क्यूप्रिक ऑक्साइड है। तो ये सब ओजोन के बारे में। ये ओजोन की एक केमिकल प्रॉपर्टी हो गई जो था डिकम्पोजिशन ऑफ ओजोन। अब हम नेक्स्ट केमिकल प्रॉपर्टी पढ़ेंगे ओजोन की, जो कि उसकी ऑक्सीडाइजिंग स्ट्रेंथ के बारे में होगी, और लास्ट में हम लोग डिप्लीशन और यूजेस पढ़ेंगे, फिर ये खत्म हो जाएगा। तो सेकेंड प्रॉपर्टी के लिए पहले इसको रब करते हैं। तो बेटा ओजोन की ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी की बात करते हैं। तो देखो क्या होता है, जो ओजोन है O3 ये आसानी से टूट जाता है, अनस्टेबल होता है, O2 प्लस O। ये तो मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन बन गई। जो मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन है ये फ्री हो जाती है, एटमॉस्फेयर में चली जाती है, और ये जो इसको बोलेंगे एटॉमिक ऑक्सीजन। ये जो एटॉमिक ऑक्सीजन होती है ये यहां पर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करती है। जिस भी कंपाउंड के साथ, बहुत सारे कंपाउंड्स को, मतलब केमिकल स्पीसीज में कंपाउंड भी हो सकते हैं, एलिमेंट भी हो सकते हैं, आयन भी हो सकते हैं, एनायन हो सकते हैं, उन सबको ये ऑक्सीजन क्या कर सकती है, ऑक्सीडाइज कर सकती है। तो लिखिएगा 2-3 लाइनें। ओजोन इज मच स्ट्रॉन्गर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट देन O2, फुल स्टॉप के बाद। ड्यू टू इट्स अनस्टेबल नेचर इट डिकम्पोज, और डैश लगा के ये फुल स्टॉप, ये इसके बाद नीचे नई लाइन से लिखेंगे, मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन बिकम्स फ्री एंड एटॉमिक ऑक्सीजन एक्ट्स एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट।
जो एटॉमिक ऑक्सीजन है वो ऑक्सीडाइज करेगी। एनसीईआरटी में ज़्यादा रिएक्शंस दी नहीं है। वैसे तो जो ओजोन है बहुत सारे कंपाउंड्स को, एलिमेंट्स को ऑक्सीडाइज कर सकती है, लेकिन बिना मतलब में आपके ऊपर बर्डन नहीं डालना चाहते हैं ज़्यादा रिएक्शंस दे करके, वो रिएक्शंस ही दे रहे हैं जो आपके सिलेबस में हैं। जेई मेन और नीट तक, एकेडमिक तो है ही है इसमें इन्वॉल्व, इससे ऊपर आना भी नहीं है। अच्छा, जेई एडवांस की अगर हम बात करें, हो सकता है कुछ प्रॉपर्टीज पूछ लें क्योंकि वहां पर आईक्यू ज़्यादा टेस्ट किया जाता है। तो जो एडवांस के हमारे लेक्चर्स होंगे वहां पर आपको क्वेश्चन के हिसाब से कुछ क्वेश्चंस वगैरह ऐसे रखेंगे जिससे आपको और प्रॉपर्टीज भी मिल जाएंगी। तो अगर आपके ये लेक्चर्स पढ़े हुए होंगे तो एडवांस वाले जो लेक्चर्स हम बनाएंगे स्पेशल तरीके से, वो आप आराम से कर ले जाओगे। तो इतना आपने लिख लिया, उसके बाद लिखो इट ऑक्सीडाइजेज। उसमें पहली प्रॉपर्टी ले लेते हैं PbSO4 में। मैंने आपको जब HNO3 की ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टीज पढ़ाई थी तब भी आपको समझाया था कि बस आपको इतना पता होना चाहिए कि रिएक्टेंट क्या है और प्रोडक्ट क्या है, बाकी बैलेंस्ड रिएक्शन याद करने की आपको बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। रिएक्शंस बनाने का तरीका मैंने आपको नाइट्रिक एसिड की ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टीज में सिखाया था, मींस 15th ग्रुप में लेक्चर है पूरा नाइट्रिक एसिड का, आप वहां पर देखिएगा। तो क्या करेंगे, अगर हमें इतना बस पता हो कि PbS को PbSO4 में ऑक्सीडाइज कर देती है तो हम करेंगे क्या, पहले तो ये पोटेंशियल इक्वेशन लिख लेंगे। हमने वहां भी समझाया था, इसको हम पोटेंशियल इक्वेशन कहते हैं। तो O3 गिव्स O2 प्लस O, ये इसकी पोटेंशियल इक्वेशन हो गई। अब ये PbS है, इसको अगर ले जाना है PbSO4 में, तो देखिए बेटा आपके समझ में आ रहा होगा 4 ऑक्सीजन की जरूरत है, और जिन 4 ऑक्सीजन की जरूरत है ये ऑक्सीजन आपको कहां से मिलेंगी, इस इक्वेशन से। तो इस इक्वेशन को आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 4 से, और फिर आप इसको इसके साथ ऐड कर देंगे। जब आप ऐसा करेंगे तो जो प्रोडक्ट्स हैं, पहले मेन प्रोडक्ट्स ले लेते हैं, PbS प्लस 4O3, ये कैंसिल हो जाएगा। इधर की तरफ क्या बनेगा, PbSO4 प्लस 4O2। इस तरीके से ये रिएक्शन बन जाएगी। एनसीईआरटी में एक तो ये रिएक्शन दी है, दूसरी दी है ये I नेगेटिव को I2 में ऑक्सीडाइज कर देती है। भाई आयोडीन की यहां पर ऑक्सीडेशन नंबर कितनी है, -1 है, और यहां पर आयोडीन की ऑक्सीडेशन नंबर कितनी है, 0 है। तो ये ऑक्सीडेशन ही तो हुआ, -1 से 0 जाना मतलब क्या हुआ, इंक्रीमेंट इन ऑक्सीडेशन नंबर, और इंक्रीमेंट इन ऑक्सीडेशन नंबर को हम लोग कहते हैं ऑक्सीडेशन। तो ये ऑक्सीडेशन ही हो रहा है। तो पहले तो वही पोटेंशियल इक्वेशन हमें लेनी पड़ेगी। यहां पर पोटेंशियल इक्वेशन हमारी है O3 का कन्वर्जन होता है O2 प्लस O में। अब हम देख लेते हैं कि I नेगेटिव को कैसे कन्वर्ट किया जाता है I2 में। तो I2 लेना है तो कम से कम 2 I नेगेटिव तो लेने ही पड़ेंगे। 2 I नेगेटिव होते हैं और इनका कन्वर्जन यहां पर होता है I2 में। अब बेटा ऐसे तो हो नहीं पाएगा कन्वर्जन, इस रिएक्शन को बैलेंस करना पड़ेगा। तो बैलेंस करने के लिए यहां पर क्या होता है, ये H2O लिया जाता है, और ये जो H2O होते हैं ये इधर की तरफ जाकर के कन्वर्ट हो जाते हैं 2OH नेगेटिव में। और अब यहां 2 ऑक्सीजन है, यहां पर कितने ऑक्सीजन हैं, यहां एक ही ऑक्सीजन है। तो जिस ऑक्सीजन की जरूरत पड़ेगी वो ऑक्सीजन कहां से मिलेगा, यहां से मिलेगा। अब इस रिएक्शन को हम क्या करेंगे, जब ऐड कर देंगे तो देखिएगा पूरी इक्वेशन बन जाएगी ओजोन प्लस 2I नेगेटिव। किसी को मल्टीप्लाई तो करना नहीं पड़ा, एक एक ऑक्सीजन की जरूरत थी, तो बैलेंसिंग ऑलरेडी है ही, इसको बस ऐड करना है। O3 प्लस 2I नेगेटिव प्लस यहां पर होगा H2O, और यहां मिलेगा I2 प्लस साथ में क्या होगा 2OH नेगेटिव। ये रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। किस नजरिए से इंपॉर्टेंट है समझिएगा। अगर ओजोन का एस्टिमेशन करना हो, क्वांटिटेटिव एस्टिमेशन, मतलब ओजोन जो हमारे पास है वो कितनी है, अगर ये पता करना हो तो इसी रिएक्शन के थ्रू इसका एस्टिमेशन करते हैं। क्या करते हैं, जो ओजोन होती है उसको ट्रीट करते हैं एक्सेस ऑफ KI। एक्सेस ऑफ KI से ट्रीट करने का मतलब क्या हुआ, K को तो आप छोड़ दो, वो तो KOH बना लेगा, मतलब आपने I नेगेटिव से ट्रीट कर दिया। एक्सेस ऑफ KI बफर्ड विद बोरेट बफर, बोरेट बफर लिया जाता है।
बोरेट बफर की प्रेजेंस में हम क्या करते हैं, ओजोन को ट्रीट करते हैं किसके साथ, एक्सेस ऑफ Ki से। तो पूरी की पूरी ओजोन किसमें कन्वर्ट हो गई होगी, सॉरी पूरी की पूरी ओजोन जो है उसने क्या किया होगा, उसने I नेगेटिव को ऑक्सीडाइज किया होगा I2 में। अच्छा कितनी I2 मिलेगी, अगर 1 मोल ओजोन का जाता है तो 1 ही मोल I2 का बनता है। तो एक्सेस है Ki की, तो लिमिटिंग कौन हुआ, ओजोन। तो जो I2 बनेगी वो किसके अकॉर्डिंग बनेगी, ओजोन के अकॉर्डिंग बनेगी। अगर मान लो 10 मोल यहां पर ओजोन के थे तो उधर 10 मोल किसके बन जाएंगे, I2 के। और ये हम पता लगा लेते हैं कि I2 के कितने मोल बने हैं बाई टाइट्रेटिंग इट विद सोडियम थायोसल्फेट Na2S2O3। तो Na2S2O3 से टाइट्रेट करके आयोडीन के मोल निकाल लेते हैं, जितने आयोडीन के मोल होंगे उतने ही मोल किसके होंगे, ओजोन के। इस तरीके से क्या होता है, ओजोन का एस्टिमेशन हो जाता है। तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछा जा सकता है कि ओजोन का एस्टिमेशन कैसे किया जाता है। तो ओजोन का एस्टिमेशन किया जाता है बाई ट्रीटिंग विद एक्सेस ऑफ Ki बफर्ड विद बोरेट बफर फॉलोड फुल स्टॉप के बाद the I2 formed is titrated with sodium thiosulfate and it can be estimated by this reaction। इस तरीके से। तो थोड़ा सा लिख लीजिए आप, 4 लाइनें लिखिएगा। When O3 reacts with excess of Ki solution, when O3 reacts with excess of Ki solution buffered with a borate buffer, बफर्ड विद अ बोरेट बफर, और बोरेट बफर का जो pH होता है वो 9.2 होता है। बफर्ड विद अ बोरेट बफर, कॉमा लगा के, आयोडीन यानी I2 इज लिबरेटेड विच कैन बी टाइट्रेटेड अगेंस्ट अ स्टैंडर्ड सोल्यूशन ऑफ सोडियम थायोसल्फेट, against a standard solution of sodium thiosulfate, full stop के बाद, this is quantitative method for estimating ozone gas। और जो ये रिएक्शन होती है इसकी आयोडीन की और सोडियम थायोसल्फेट की, वो होती है ये रिएक्शन होगी Na2S2O3। रिएक्शन को देख लो, ये क्या है, ये सोडियम थायोसल्फेट है प्लस यहां पर आ जाएगा I2। तो उधर तो जगह है नहीं, नीचे की तरफ हम लिख देते हैं। तो यहां बनता है Na2S4O6, सल्फर के 4 हैं, मतलब ये 2 लेने पड़ेंगे, प्लस यहां पर आएगा 2NaI। ये रिएक्शन होती है। तो बेटा ये हमने इसकी ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टीज को पढ़ लिया। ज़्यादा और हैं तो बहुत सारी ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टीज, बहुत सारे सब्सटेंसेस को ये ऑक्सीडाइज करता है, बट आपको उसकी नीड नहीं है। अब हम यहाँ पर डिप्लीशन ऑफ ओजोन के बारे में बात करेंगे, फिर यूजेस की, और ये लेक्चर खत्म हो जाएगा। तो बेटा ओजोन डिप्लीशन की बात करें, ओजोन डिप्लीशन को सबसे ज़्यादा तो नाइट्रिक ऑक्साइड है, फिर एटॉमिक ऑक्सीजन है, रिएक्टिव हाइड्रोक्सिल रेडिकल्स हैं, और क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स जिनको हम लोग फ्रियॉन्स कहते हैं, ये डिप्लीट करते हैं। कैसे डिप्लीट करते हैं ध्यान दीजिएगा। अगर ओजोन से नाइट्रिक ऑक्साइड स्ट्राइक करेगा तो NO2 और O2 बनती है। इस रिएक्शन की थोड़ी हिस्ट्री में आपको बताता हूं। जो सुपरसोनिक जेट प्लेन्स होते हैं, तो बेटा क्या होता है, वो जब उनका फ्यूल का कंबशन होता है तो जो एग्जॉस्ट निकलता है, उस एग्जॉस्ट में नाइट्रिक ऑक्साइड होती है। तो जो नाइट्रिक ऑक्साइड होती है, वो नाइट्रिक ऑक्साइड इस तरीके से ओजोन लेयर को डिप्लीट करती है। तो ये एक आइडिया लगाया गया, ये देखा गया कि नाइट्रिक ऑक्साइड किस तरीके से करती है, कहाँ से मिलती है। तो ये पता किया गया, बाद में ये पता लगा कि जो सुपरसोनिक जेट प्लेन्स होते हैं, उनका जो फ्यूल एग्जॉस्ट होता है, वहाँ नाइट्रिक ऑक्साइड होती है। ये कहीं लिखा हुआ है किताब में, वहाँ से ये इस तरीके से डिप्लीशन करती है। सबसे ज़्यादा नुकसान तो इसी से होता है। अगर किसी भी तरीके से एटॉमिक ऑक्सीजन, हालांकि एटॉमिक ऑक्सीजन ऐसे मिलता ही नहीं है, कोई
स्पेशल अरेंजमेंट किया जाएगा, इलेक्ट्रिक आर्क बनाई जाएगी, वहाँ पर मिलेगा जाकर के एटॉमिक ऑक्सीजन। या फिर ऊपर की तरफ आप जब बढ़ेंगे 20 किलोमीटर पे, तो हालांकि एटॉमिक ऑक्सीजन ओजोन बनाता भी है और ओजोन को डिप्लीट भी करता है। एटॉमिक ऑक्सीजन अगर O2 से रिएक्ट कर जाएगा तो O3 बन जाएगा, और जब ये O3 से रिएक्ट कर जाएगा तो फिर क्या होगा, यहाँ पर ये उसको डिप्लीट कर देगा। इस तरीके से ओजोन अगर हाइड्रोक्सिल फ्री रेडिकल है तो इस रिएक्शन के थ्रू डिप्लीट करता है। बट आपके लिए ये जो शुरुआत वाली दो हैं ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, ये वाली ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं। ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स हैं, ये डाईफ्लोरोमीथेन है, आप चाहें लिख सकते हैं डाईफ्लोरोमीथेन। इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट ये फ्री रेडिकल प्रोड्यूस करता है, क्लोरीन फ्री रेडिकल, और जब ये क्लोरीन फ्री रेडिकल ऑक्सीजन ओजोन के साथ इंटरेक्ट करता है तो इसको डिकम्पोज कर देता है, डिप्लीट कर देता है। इस तरीके से ओजोन लेयर का डिप्लीशन होता है। तो प्रोटेक्ट करने के लिए हमें क्या करना चाहिए, जैसे अब आप इधर देखिएगा, अगर ओजोन का डिप्लीशन होगा तो 2O3, ये रिवर्सिबल रिएक्शन मान ले तो यहाँ पर क्या बनेगा 3O2। हम नहीं चाहते रिएक्शन फॉरवर्ड की तरफ शिफ्ट हो, फॉरवर्ड की तरफ शिफ्ट नहीं कराना चाहते, मतलब बैकवर्ड जाए, हम ये चाहते हैं बैकवर्ड जाए। तो अगर आप ली चैटलियर प्रिंसिपल लगाओगे तो रिएक्शन को अगर बैकवर्ड ले जाना है तो इसकी कंसंट्रेशन को बढ़ाना चाहिए, इसकी कंसंट्रेशन को बढ़ाना, O2 बढ़ाइए। अगर O2 लेवल बढ़ेगा, O2 लेवल बढ़ेगा तो ये रिएक्शन फॉरवर्ड नहीं जाएगी, कहाँ जाएगी, बैकवर्ड जाएगी। बैकवर्ड जाएगी नहीं, एटलीस्ट फॉरवर्ड तो नहीं जाएगी। तो O2 का लेवल हम लोग कैसे बढ़ा सकते हैं, जैसे कई लोग ये कहते हैं कि भैया पौधे लगाइए, प्लांटेशन करिए। प्लांटेशन करने से ऐसा क्या हो जाएगा कि ओजोन का डिप्लीशन कम हो जाएगा। प्लांटेशन से क्या लेना देना है, लेना देना है प्लांटेशन से क्या होगा, ऑक्सीजन लेवल बैलेंस होगा, ऑक्सीजन लेवल बैलेंस होगा, और ऑक्सीजन लेवल जब बैलेंस होगा तो ये रिएक्शन फॉरवर्ड नहीं जाएगी, कहाँ जाएगी, बैकवर्ड जाएगी। तो इस तरीके से क्या होता है, ये केमिकल काइनेटिक्स में भी इस रिएक्शन की मैकेनिज्म हमने आपको बताई है, जिसमें मैकेनिज्म में ऐसा कुछ आया था निकल के कि इस रिएक्शन का जो रेट होता है, फॉरवर्ड जाने का जो रेट होता है, वो ओजोन की कंसंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, बट O स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, बट O2 की कंसंट्रेशन के इनवर्स उल्टा हो गया। यहां पर था, हाँ, O2 की कंसंट्रेशन के इनवर्सली प्रोपोर्शनल, सही है, बिल्कुल ठीक है, O2 की कंसंट्रेशन के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, मतलब O2 जितनी ज्यादा होगी इस रिएक्शन का रेट उतना ही कम होगा। तो इसका प्लांटेशन से सीधा सीधा लेना देना होता है। प्लांटेशन से O2 लेवल बढ़ेगा और O2 लेवल बढ़ने से क्या होगा, ओजोन का डिप्लीशन घटेगा। लास्ट में इसके यूजेस लिख लेते हैं और ओजोन का लेक्चर हम लोग यहीं पे खत्म करते हैं। यूजेस में लिखिएगा, पहला, इट इज यूज्ड एज अ डिसइंफेक्टेंट and as a germicide for sterilizing water, for sterilizing water। दूसरा है for bleaching delicate fabrics, oils, starch, next ivory etc। बेटा जो इसकी ब्लीचिंग प्रॉपर्टी होती है वो इसकी ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी की वजह से होती है। तो देखो, अगर ब्लीचिंग में आपको कुछ लिखना भी पड़े तो आप इस तरीके से लिख सकते हो कि ये कैसे ब्लीच करता है। तो जो ब्लीचिंग प्रॉपर्टी होती है, जो कलर है, समझिए थोड़ा सा, ब्लीचिंग में आप इतना लिख सकते हैं, ओजोन टूटेगी किसमें, O3 प्लस O में, और ये जो एटॉमिक ऑक्सीजन प्रोड्यूस होगा, यहां पर मान लीजिए कोई कलर्ड सब्सटेंस है, तो कलर्ड सब्सटेंस इसमें किसी ना किसी सब्सटेंस की वजह से, किसी ना किसी केमिकल की वजह से कलर होगा। तो ये जो ऑक्सीजन होगा, जो एटॉमिक ऑक्सीजन प्रोड्यूस हुआ है प्लस O, ये क्या करेगा, इसको ऑक्सीडाइज कर देगा, और ऑक्सीडाइज करके किसमें कन्वर्ट कर देगा, कलरलेस सब्सटेंस में। तो बेटा जी जो ओजोन की ब्लीचिंग प्रॉपर्टी होती है वो इसकी ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी की वजह से होती है। अगर आपसे कोई पूछे तो आप ऐसा बता सकते हो। नेक्स्ट इसका यूज लिखिएगा, एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ KMnO4, और आखिरी है इन ओजोनोलिसिस।
ओजोनोलिसिस वाला जो टॉपिक है ये आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में 11th में पढ़ाया गया होगा, 12th में फिर से पढ़ाया जाएगा जब हम एल्डिहाइड कीटोन्स के मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन पढ़ेंगे। तो ओजोन टॉपिक हम लोग यहीं पे ख़त्म करते हैं। होपफुली आपके लिए ये लेक्चर हेल्पफुल होगा। अगर आपके लिए हेल्पफुल है, आपको अच्छा लगा है, तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर करके ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइबर्स दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।